इसके बाद हमने आपको बताया कि इसके अंदर हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय धन इत्यादि का अध्ययन, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? यस इसके सर। बाद हम स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बारे में हमने बताया। इकोनॉमिक्स में वास्तव में समस्त चरों को, all the items are measurable in two types. Type 1, items which are measurable at a particular point of time are known as stock variables. वॉइस कॉल पे बात कर रहे हैं ना, ऐसे आइटम तभी वो लोग कह रहे थे रूरा वाले ना भैया, रूरा मिनट नहीं कर बिंदु विशेष पर समय बिंदु पर मापे जा सकते हैं, स्टॉक वेरिएबल कहलाते हैं। ऐसे मद जिनको मापने के लिए हमें समय अवधि का इस्तेमाल करना पड़ता है, वह हम कहलाते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप लोगों के से क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको आगे बढ़ेंगे तो मुद्रा का वैल्यू मैंने बताया एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र का आय होता है, आय और व्यय दोनों समान होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि अगर दो क्षेत्र की बात हम करें, गृहस्थ और उत्पादन क्षेत्र का, तो आरंभिक अवस्था में जब मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, मनी का इस्तेमाल नहीं होता था, उस समय वास्तविक प्रवाह क्या होता था? गृहस्थ उद्योग के पास जाके काम करता था और उद्योग में जो भी उत्पादन होता था उसी का एक हिस्सा लेकर के चला। तो इस तरीके से एक साइकिल पूरा हो जाता। धीरे धीरे ये थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी क्या हुआ कि उद्योग जब मुद्रा इसमें एंट्री हुई तो गृहस्थ ने जाके काम किया उद्योग के पास, उद्योगपति ने उसको रिवार्ड दे दिया रुपए पैसे के रूप में। अगर श्रमिक के रूप में काम किया तो उसको मजदूरी वेतन मिल गया, अगर उसने अपने भूमि संपत्ति किराए पे दी तो उसको किराया मिल गया, अगर उसने कोई साहस का काम किया तो उसको लाभ मिल गया। तो इस तरीके से अब उसको मुद्रा में पैसा मिलने लगा। आप जिस रूप में किसी के यहाँ आपने अपना मकान किराए पे दिया तो आपको किराया मिल गया। तो अभी क्या है, पहले क्या होता था, डायरेक्ट उत्पादन का एक हिस्सा मिलता था, अब उत्पादन का हिस्सा नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, आपको काम करने के बदले में रिवार्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। उस और साथ ही क्या होगा, बाजार में गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगी, जो आपने किया वो बाजार में बिकने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी आय को उन वस्तुओं को खरीदने में देखें। अब दो प्रकार के प्रवाह आ गए। एक तो क्या आ गया, जो जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है अंदर, और आउटर लेयर में आप देखेंगे तो मुद्रा आय और व्यय के रूप में होने के। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रवाह वास्तविक प्रवाह है। इसके अंतर्गत हाउस होल्ड क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को साधन सेवाएं अर्पित करता है और साधन सेवाएं बाजार में वस्तुएं और सेवाएं भेजती है। साथ ही उत्पादन क्षेत्र साधन सेवाओं के पुरस्कार के रूप में उनको रिवार्ड देता है, मजदूरी वेतन के रूप में, किराए के रूप में, लगान के रूप में, साहसी है तो लाभ के रूप में रिवार्ड प्रदान करता है, और इस प्राप्त राशि को गृहस्थ क्षेत्र द्वारा देकर। तो आप देखिए सक्रिय प्रवाह में जब मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ तो दो प्रवाह हो गए, एक वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और मौद्रिक प्रवाह मतलब मुद्रा का आय और व्यय के रूप। एक इसका उत्पादन क्षेत्र ने व्यय किया तो गृहस्थ के पास गया, गृहस्थ क्षेत्र ने व्यय किया तो उत्पादन क्षेत्र। तो दो सर्कल चले, एक इनर सर्कल में वास्तविक प्रवाह चल रहा था और आउटर सर्कल में मौद्रिक प्रवाह था। इसमें भी एक कमी थी वास्तव में, इसमें बैंकिंग सेक्टर को, बचत को इग्नोर किया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, एक और क्षेत्र आया, मौद्रिक क्षेत्र, बैंक वगैरह, साहूकार वगैरह। अब क्या है, गृहस्थ अपनी साधन सेवाएं
अर्पित करता है उद्योग को। उद्योग उत्पादक वस्तुओं को बाजार में भेजता है। उद्योग साधन सेवाओं को पुरस्कार भी प्रदान करता है। साधन सेवाओं के पुरस्कार के रूप में प्राप्त राशि को व्यय करते हैं वस्तुओं और सेवाओं पर, लेकिन अपनी एक बची राशि, उनकी जो सेविंग है, सेविंग को वो बैंक में जमा सरप्लस के रूप में। ऐसे ही उद्योग लोग क्या करते हैं, उद्योगपति क्या करते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तो बैंक से वो पैसा ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं और अपनी लाभ को, अपनी बचत को वो बैंक में जमा कर देते हैं। दो ट्रांजेक्शन और बढ़ गए, गृहस्थ का बैंक से संबंध, उद्योगपति का बैंक से संबंध। गृहस्थ का बैंक से संबंध क्या है, वो अपनी बचत को जमा कर रहा है बैंक के पास। उद्योगपति का संबंध क्या है, उद्योगपति अपनी बचत को जमा कर रहा है बैंक के पास और साथ ही जरूरत पड़ने पर उससे लोन ले लेकिन धीरे धीरे जो कल्याणकारी सरकारों का प्रादुर्भाव हुआ, पहले जो राजा लोग हुआ करते था और सेना के रूप में हर परिवार से एक आदमी उनको चाहिए, उनका कल्याणकारी सरकारें नहीं हुआ करती। लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद विश्व में कल्याणकारी सरकारों का प्रादुर्भाव, आज की डेट में आप देखिए हर चीज के लिए शिक्षा कौन प्रदान करे, सरकार प्रदान करे। मेडिकल आपके स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखे, सरकार रखे। रोजगार कौन दे, सरकार दे। तो कल्याणकारी सरकारों के कारण सरकार की भूमिका बढ़ गई। सरकार का संबंध गृहस्थ से भी होता है, सरकार का संबंध उद्योग से भी होता है, सरकार का संबंध बैंक से भी होता है। तो सरकार का गृहस्थ से संबंध क्या होता है, सरकार गृहस्थों को दो चीज देती है और उनसे एक चीज देती है, याद रखिएगा बच्चों, दो चीज देती है और एक चीज देती है। सरकार गृहस्थों को सबसे पहले वस्तुएं और सेवाएं देती है, इंडियन रेलवे, एयरवेज, बिजली, ये सारी सड़कों की सेवाएं ये सब सरकार देती है। हॉस्पिटल्स की सुविधा सरकार देती है। एक चीज उन्हें और देती है, वस्तुओं और सेवाओं के अलावा वो उसे हस्तांतरण भुगतान, सूखा पड़ गया तो देखिए जैसे कोरोना वायरस ने प्रकोप मचाया हुआ है, तो सरकार हर किसान के अकाउंट में 1,000 रुपए डाल रही है। महिलाओं के जनधन योजना वाली महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए डाल रही है। सबका इलाज फ्री में कर रही है। तो सरकार इस तरीके से हस्तांतरण भुगतान, यानी कि हस्तांतरण भुगतान ऐसा भुगतान होता है जो कि किसी उत्पादन कार्य के लिए नहीं होता, वो एक तरफा भुगतान है। उस एक तरफा भुगतान को खाली वन साइडेड गवर्नमेंट हमें सहायता की, मर गया उसके लिए, सूखा पड़ गया उसके लिए, सुनामी आ गई उसके लिए, कोरोना वायरस का अटैक है उसके लिए, एक क्षतिपूर्ति टाइप का सरकार लेती क्या है। प्रश्न ये है, सरकार गृहस्थों से टैक्स लेती है, इनकम टैक्स, लाभ कर। दूसरी तरफ सरकार का संबंध देखा जाए तो उद्योगों से, उद्योगों को भी वो दो चीजें देती है। सबसे पहले तो वस्तुएं और सेवाएं देती है, जो हाईवेज बना रखे हैं, जो इंडियन रेलवे का बना रखा है, ये इन सब चीज का उपयोग उद्योगपति करते हैं अपने सामान को लाने ले जाने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए और अपने लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए तमाम संस्थाओं का उपयोग करते हैं। साथ ही सरकार इनको आर्थिक सहायता देती है। क्या देती है? आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दिया जाने वाला वह मदद है जिससे उद्योगपति किसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन सरलता से कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जैसे खादी ग्राम उद्योग है, मेडिसिन की है, ऐसे क्षेत्र जिनको सरकार चाहती है कि या तो ये रोजगार परक है, रोजगार उत्पन्न करेंगे, या कल्याणकारी है और शोषण को रोकने में, ऐसे उद्योगों को सरकार आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता एक ऐसी राशि है
उस राशि का प्रयोग करके उत्पादक अपने काम सरकार इनसे मिलती क्या है? सरकार इनसे निगम लाभ करके तो अभी देखिए सरकार का संबंध बैंक से भी है। सरकार अपनी बचत को बैंक में डालती है और जरूरत पड़ने पे सरकार लोन ले लेती है। अब आखिरी क्षेत्र रह गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व। शेष विश्व का संबंध सरकार से होता है या शेष विश्व का संबंध उद्योगों से होता है। उद्योगों को वो निर्यात करते हैं, निर्यात और आयात। जो हमारे उद्योग निर्यात करते हैं उसके बदले में उनको प्राप्ति होती है, राशि की प्राप्ति होती है। जो हमारे उद्योग आयात करते हैं उसके बदले उनको भुगतान करना है। ऐसी सरकार भी जो शेष विश्व की आयात करती है उसके लिए भुगतान करती है और जो शेष विश्व को निर्यात करती है उसके लिए वो आयात करने पर भुगतान करेगी और निर्यात करने पर प्राप्ति। तो प्यारे बच्चों, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में, जिसको हम खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र में? नंबर 1 हाउस होल्ड, गृहस्थ, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 उद्योग, नंबर 4 सरकार और नंबर 5 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखेंगे कि चक्रीय प्रवाह की अगर हम बात करें तो गृहस्थ सबसे पहले अपनी साधन सेवा उद्योग को देता है। गृहस्थ उत्पादित वस्तुओं सेवाओं पर व्यय करता है। गृहस्थ अपनी बचत को बैंक को डालता है और गृहस्थ का संबंध सरकार से। इसी तरह से आप देखेंगे उद्योगपति का संबंध सरकार से भी है, गृहस्थ से भी है, बैंक से भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी। तो ये जो चक्रीय प्रवाह चल रहा है इसको हम आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आज के लिए मैंने आपको बताया नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, नंबर 2 स्टॉक तथा फ्लो वेरिएबल में क्या संबंध है, कैसे हम परिभाषित करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा मद स्टॉक है, कौन सा मद फ्लो है। तीसरा हमने आपको बताया कि आय का वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं। चौथा मैंने बताया आपको आय तथा व्यय का 5 या खुली अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से प्रवाह होता है। प्यारे बच्चों, मैं कहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लें और उसका जवाब मुझे आप ईमेल करें। मेरा मेल आईडी आपके पास है और नहीं तो हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र सर इंग्लिश में भी बता दीजिए। बताइए। अच्छा, इंग्लिश में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स और एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between stock variable and flow variable। स्कंद प्रवाह तथा बोलिए सर। स्कंद चर तथा प्रवाह चर में अंतर स्पष्ट करें। स्कंद चर तथा प्रवाह चर में अंतर स्पष्ट करें। स्टॉक वेरिएबल्स आर स्टडी ऑफ those items which are measurable at a particular point of time। इस पॉइंट ऑफ टाइम को अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसे सभी चर जिनका मापन किसी समय बिंदु पर किया जा सकता है, जैसे एक कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, कक्षा में कितने डेस्क है उनकी संख्या, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कभी भी हम माप सकते हैं। ये सब स्टॉक वेरिएबल। जबकि राष्ट्रीय आय कब हम मापते हैं? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मापते हैं, पीरियड ऑफ टाइम।
किसी व्यक्ति को जो हम वेतन देते हैं, वेतन क्या होता है, मंथली होता है, आवरली होता है, डेली होता है। क्या आदमी डेली बेस पे काम करता है। डेली बेस का काम मतलब क्या है, वो पूरे दिन 8 घंटे काम करेगा प्लस एक पर्टिकुलर। तो ऐसे मद जिनका मापन समय विशेष पर किया जा सकता है स्टॉक वेरिएबल कहलाते हैं। ऐसे मद जिनका मापन समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम में किया जा सकता है वो फ्लो वेरिएबल। इसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। Flow of real goods and services from one sector to another in the form of income and expenditure is known as real flow, and flow of money from one sector to another in the form of income and expenditure is known as money flow. सर हिंदी में बोलिए सर, प्लीज सर। पूरी क्लास हिंदी में गई है ना, पूरी क्लास हिंदी में ही गई है, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल लेने दो। मैंने पेपर कॉपियां चेक किया आप लोगों की, इंग्लिश वालों की हालत ज्यादा खराब है बेटा इसमें। सर फेल तो नहीं कोई है ये सब ऑफिशियल उसमें नहीं पूछा जाता। वही तो इनको समझाओ सर। आप रूरावासी सामने है ना। आपके देखिए ये चीज हमें बहुत कुछ सिखा जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया क्लास के स्टार्टिंग में, ये हम लोगों को बहुत मॉडर्न कर देगी, बहुत सिखा जाएगी और हमारे व्यवहार को, हमारे एटिट्यूड को, हमारे कल्चर को बहुत ड्रास्टिकली बदलने वाली है। तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने, किसी ने मुझे कहा नहीं क्लास स्टार्ट करने के लिए, मैं खुद, ये मेरा खुद का प्रयत्न है। अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो आपको फायदा भी होगा। है सर, सर पूरा थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आई एम श्योर कि हम पूरा था सहयोग है सर। तो इसका फायदा आप सबको मिलेगा, है ना। Yes, तो इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ आपको कोई गंदे से अगला नहीं करने वाला है। यू हैव टू सर अगला क्वेश्चन बोलिए सर। काम की बात तो आ गई ना, इकोनॉमिक्स वाले। यस सर। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। यस सर। मौद्रिक प्रवाह तथा वास्तविक प्रवाह में अंतर। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है? क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? आधुनिक अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय का चक्रीय प्रवाह की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी एंड इनकम इन ए मॉडर्न इकोनॉमी। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ मनी एंड इनकम इन ए मॉडर्न इकोनॉमी। प्यारे बच्चों, कल मैं फिर कोशिश करूंगा आपके सामने आने की, और मैं आपको टाइम बता दूंगा। आप लोग मैक्रो सर, मैक्रो के बारे में ही कंटिन्यू रखेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे। आज पहला चैप्टर दिया हमने, है ना। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट बोर्ड कर वगैरह का दीजिए। भी इस्तेमाल कर लें, उससे आप लोग को और फायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू। सर कल इसको समरी बता दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। समरी बता थैंक यू दीजिए। सर, थैंक यू सर। तो कल इसको रिपीट कर दीजिएगा। एक बार फिर से बस थैंक यू बताइए। सर। बस सर, क्या बताना है? ये देख मोहल्ले में बैठ के साला